विद्वानों का कहना है कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो उठा। प्लेटो ने एक शिक्षणालय स्थापित किया जिसे अकादमी कहते हैं। कुछ विद्वान इसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय मानते हैं। इस विद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, परंतु गणित और ज्यामिति की प्रमुखता थी। इसके प्रवेश द्वार पर ये शब्द अंकित थे, ज्यामिति से अनभिज्ञ कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। प्लेटो ने अपोलॉजी और रिपब्लिक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। इस अद्वितीय ग्रंथ के 5 भाग हैं: आध्यात्मिक, नैतिक, शिक्षा, संपत्ति और परिवार और आदर्श राज्य का पतन। अब हम जब प्लेटो की ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेटो का ज्ञान सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो के अन्य दार्शनिकों के विचार ज्ञान सिद्धांत पर ही आधारित हैं। उनके ज्ञान सिद्धांत के 2 पक्ष हैं, विधि पक्ष और निषेध पक्ष या मंडन पक्ष और खंडन पक्ष। अपने निषेध या खंडन पक्ष के द्वारा प्लेटो बताते हैं कि ज्ञान क्या नहीं है। इस पक्ष में इंद्रियजन्य ज्ञान का खंडन है। विधि या मंडन पक्ष के द्वारा वे बताते हैं कि बौद्धिक ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। ज्ञान का निषेध पक्ष विधि पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान क्या है, इसे जानने से पूर्व ज्ञान क्या नहीं है जानना आवश्यक है। इसलिए सर्वप्रथम ज्ञान का निषेध पक्ष ही उपस्थित करना आवश्यक है। ज्ञान इंद्रियजन्य या प्रत्यक्ष है, इसका खंडन जब प्लेटो करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ज्ञान प्रत्यक्ष है, अर्थात ज्ञान इंद्रियजन्य है। यह सिद्धांत प्रोटेगोरस और सोफिस्ट विचारकों का है। उनके अनुसार हमें इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वही यथार्थ ज्ञान है, अर्थात प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही प्रमाण है। प्लेटो इनकी मान्यताओं का खंडन करते हैं। यदि ज्ञान प्रत्यक्ष है या इंद्रियजन्य अनुभव ही यथार्थ ज्ञान है तो व्यक्तिगत प्रतीति ही प्रमाण होगी। प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियां भिन्न भिन्न हैं, अतः उन इंद्रियों से जन्य अनुभव भी भिन्न भिन्न हुए होंगे। प्रकृति जो कुछ भी अनुभव होता है वह सत्य है, ज्ञान है, परंतु व्यक्तिगत प्रतीति की प्रामाणिकता भविष्य के लिए हमेशा संदिग्ध होती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को प्रतीत हो सकता है कि आगामी वर्ष वह मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो जाएगा, परंतु इसके बदले में अगले वर्ष वह कारागार में भी हो सकता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत प्रतीति के अनुसार भविष्य की घटनाएं नहीं होती, अतः व्यक्तिगत प्रतीति प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान भ्रामक भी होता है तथा भ्रम की अवस्था में हमें वस्तु का बिल्कुल विपरीत परिचय मिलता है। एक वस्तु समीप होने पर बड़ी और दूर होने पर छोटी दिखाई देती है। एक ही वस्तु विभिन्न प्रकाश में उजली, हरी और काली प्रतीत होती है। कागज का एक टुकड़ा किसी दृष्टि से आयताकार प्रतीत होता है। इस प्रकार की विरुद्ध या विपरीत प्रतीतियां हमें होती हैं। अब प्रश्न यह है कि इनमें से किस प्रतीति को प्रमाण माना जाए। विभिन्न विरोधी अनुभवों में किसे यथार्थ स्वीकार किया जाए। यदि व्यक्तिगत अनुभव ही प्रमाण है तो अनुभव रूप से सभी अनुभव समान ही हैं, अर्थात अयथार्थ अनुभव भी तो अनुभव ही है। अतः यथार्थ और अयथार्थ अनुभव का निश्चय कैसे हो। यदि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है तो बालक और बूढ़े के प्रत्यक्ष, गुरु और शिष्य के प्रत्यक्ष में भेद नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष तो दोनों को होता है। अतः गुरु शिष्य को कुछ सिखा नहीं सकता। इसका तात्पर्य यह है कि यदि छात्र और अध्यापक का अनुभव समान ही है तो अध्यापक का शिक्षा देना व्यर्थ है। 2 पक्षों में वाद विवाद होता है, अंत में किसी एक पक्ष की विजय होती है। इससे सिद्ध होता है कि दोनों पक्षों के अनुभव या प्रत्यक्ष समान नहीं होते।
यदि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, प्रतीति ही सत्य है, तो मनुष्य सभी पदार्थों का मापदंड है, क्योंकि वह सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष करता है। परंतु पशु को भी मनुष्य के समान प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, अतः मनुष्य के समान पशु को भी सब पदार्थ का मापदंड मानना होगा। प्रोटेगोरस ने बताया कि मनुष्य सभी पदार्थों का मापदंड है। प्लेटो इसका खंडन करते हैं। प्रोटेगोरस का सिद्धांत आत्मघाती है। प्रोटेगोरस के अनुसार स्वप्रतीति ही प्रमाण है, अर्थात हमें जो प्रतीत होता है वही हमारे लिए सत्य है। यदि यह सिद्धांत असत्य प्रतीत हो रहा है, अतः इसे स्वीकार करना चाहिए कि उनका मत असत्य है। अतः स्वप्रतीति ही प्रमाण नहीं हो सकती। इसकी प्रामाणिकता तो स्वयं अपना विरोध करती है। सोफिस्ट और प्रोटेगोरस का सिद्धांत सत्य को आत्मनिष्ठ बना देता है। इससे वस्तुनिष्ठ स्वरूप को समाप्त कर देता है। यदि सत्य वस्तुनिष्ठ नहीं है तो सत्य और असत्य का भेद निरर्थक सिद्ध होता है। यदि सत्य आत्मगत है, विषयगत नहीं, तो एक ही वस्तु किसी सत्य और किसी को असत्य प्रतीत होगी। किसी दोनों में भेद करना निश्चय ही कठिन हो जाएगा। सत्य और असत्य में भेद इसलिए संभव है कि यदि सबके लिए सत्य है, अर्थात सत्य बाह्य, वस्तुनिष्ठ और विषयगत होता है। प्रोटेगोरस और सोफिस्ट दोनों के अनुसार ज्ञान प्रत्यक्ष और शुद्ध संवेदना है, और संवेदनाएं इंद्रियजन्य होती है, अतः ज्ञान केवल इंद्रियजन्य है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान की दो अवस्थाएं होती है, संवेदना और अर्थ। अर्थविहीन संवेदना तो विषय का आभास मात्र है, इसे हम प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। अर्थ में तुलना होती है और वर्गीकरण दोनों सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि यदि कागज है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि सर्वप्रथम हमें एक उजली वस्तु के संवेदना प्राप्त होती है, बाद में हमें इसे अन्य कागजों से तुलना करना है और इस कागज के वर्ग में रखते हैं। परंतु तुलना और वर्गीकरण तो बौद्धिक कार्य है, अतः संवेदना को सार्थक तो बुद्धि ही बनाती है। परंतु प्रोटेगोरस प्रत्यक्ष को शुद्ध संवेदना मानकर बौद्धिक व्यापार का स्पष्ट रूप से निषेध करते हैं। तात्पर्य यह है कि उनके प्रत्यक्ष को संवेदना कह सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि सार्थक संवेदना ही प्रत्यक्ष है। ज्ञान धारणा है, इसका खंडन भी प्लेटो करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, उसी प्रकार ज्ञान धारणा नहीं। धारणा भी दो प्रकार की होती है, यथार्थ या सत्य धारणा और अयथार्थ या असत्य धारणा। अयथार्थ धारणा तो कल्पना प्रसूत होती है, उसका कोई युक्ति संगत या तर्क संगत आधार नहीं होता। उदाहरण के लिए हमारी धारणा है कि आगामी रविवार को भूकंप होगा और हो भी जाए, परंतु इस अयथार्थ धारणा को ही हम ज्ञान नहीं कह सकते। यह धारणा निराधार है, कोरी कल्पना है। प्रायः हम प्रवृत्ति के अनुकूल अंतर्बोध से धारणा बना लेते हैं, इसका कोई कारण नहीं होता। प्लेटो के अनुसार यथार्थ धारणा भी ज्ञान नहीं होती। जब तक हम यथार्थ धारणा का कारण या आधार नहीं जानते, तब तक हम यह ज्ञान रूप नहीं मान सकते। इसलिए ज्ञान अकारण काल्पनिक धारणा नहीं है, वरन युक्ति संगत बौद्धिक धारणा है। ज्ञान आस्था या विश्वास पर आधारित नहीं, वरन बुद्धि पर आश्रित होता है। बुद्धि पर आश्रित होने के कारण ज्ञान सकारण होता है और सकारण होने के कारण सत्य होता है। धारणा कल्पना या विश्वास पर आधारित होती है, इसलिए अकारण होती है, और अकारण होने से संभाव्य होती है, अर्थात सत्य और असत्य दोनों हो सकती है। अब ज्ञान का विधि या मंडन पक्ष की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ज्ञान इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष नहीं है और निराधार धारणा भी नहीं है। तो प्रश्न यह उठता है कि ज्ञान है क्या। प्लेटो सुकरात के कथन की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि ज्ञान प्रत्ययजन्य या प्रत्यात्मक है। ज्ञान को प्रत्यात्मक मानकर प्लेटो स्पष्टतः ज्ञान के संवेदनात्मक रूप का निषेध करते हैं।
इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान यदि प्रत्ययजन्य है तो यह संवेदनाजन्य नहीं। ज्ञान को संवेदनात्मक मानने के कारण सोफिस्ट लोग ज्ञान को इंद्रियजन्य मानते हैं, क्योंकि संवेदना की उपलब्धि इंद्रियों द्वारा होती है और इंद्रियजन्य मानने के कारण ज्ञान को व्यक्तिगत प्रतीति का विषय मानते हैं। व्यक्तिगत प्रतीति तक सीमित होने के कारण ज्ञान आत्मगत या आत्मनिष्ठ हो जाता है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान सर्वजनीन प्रतीति का विषय है। सत्य तो वस्तुगत या वस्तुनिष्ठ होता है। यदि ज्ञान सर्वगत प्रतीति का विषय है तो यह अवश्य ही प्रत्यात्मक होगा, क्योंकि प्रत्यय तो वस्तुगत या विषयगत सत्य है। सर्वगत प्रत्ययों की उत्पत्ति तो बुद्धि से ही हो सकती है। अतः ज्ञान प्रत्ययजन्य है का अर्थ है कि ज्ञान बुद्धिजन्य है अथवा ज्ञान बौद्धिक है। इससे स्पष्ट है कि प्लेटो सुकरात के मत को अधिक पुष्ट, परिष्कृत और विस्तृत बनाते हैं। सुकरात के अनुसार प्रत्यक्ष केवल मानसिक है, प्लेटो के अनुसार प्रत्यय वास्तविक है। वास्तविक कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्यय केवल मानसिक विचार ही नहीं वरन बाह्य वस्तु है। इसे प्लेटो विज्ञान कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि सुकरात का प्रत्यय ही प्लेटो का विज्ञान रूप है, अतः विज्ञान प्रत्ययों का विकसित रूप है।